राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, फॉरेक्स एंड फिस्कल चैलेंजेस। ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया का। हम लोगों ने 2 दिन पहले हम लोगों ने गोल्ड को लेकर डिस्कस किया था, इंडिया का जो गोल्ड को लेके जो डिस्प्यूट है, और इंडिया ने अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रिक्वेस्ट किया है इंडियंस को कि आप गोल्ड मत बाय करो और हो सके तो पेट्रोल को कम से कम यूज़ करो, या फिर आप शेयरिंग में आप आपस में ऑफिस आना जाना शुरू कर दो जहाँ पे एक ही लोग जाते जाते हैं। अब ये व्हेन आई वाज किड तो उस टाइम पे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पेट्रोल कम यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। व्हेन देयर वाज कांग्रेस गवर्नमेंट एंड आई वाज किड तो उस टाइम पे हम सुना करते थे कि टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, और कुछ एडवर्टाइजमेंट मेरे को याद भी है कि क्या बोला करते थे वो, और अल्टीमेटली यही था कि पेट्रोल कम यूज़ करना है। रीज़न उसके पीछे क्योंकि मेजर इंडियन इंपोर्ट जो था वो क्रूड ऑयल का होता था। सबसे लार्जेस्ट अमाउंट जो थी उस चीज़ की थी, क्रूड ऑयल की। इंपॉर्टेंट है आज भी, क्योंकि इंडिया जितना पैसा कमाता है अगर क्रूड ऑयल पे सारा खर्च कर देंगे, जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बड़ी मेहनत से बड़े एफर्ट्स करके कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है, इतना सारा मैकेनिज्म सब कुछ डेवलप करने के बाद हमारे एक्सपोर्ट डेवलप होते हैं, और एक्सपोर्ट से जो फिर फॉरेन जो रिजर्व है वो यहाँ आता है। फिर जब इसी तरह की चीज़ों में, सोने में और गोल्ड में जो पैसा बाहर चला जाता है, जो भी कमाएगा उसको दुख होएगा। जो भी सरकार एफर्ट करेगी, मेहनत करेगी, और वो जो फॉरेक्स कमाएगी अगर वो ऐसे फ्री में चला जाएगा तो दुख तो होता है। चलो खैर, अब इशू क्या है? इशू ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की सप्लाई अफेक्टेड है। हालांकि रशिया से हम लोग पेट्रोल बाई कर रहे हैं, स्टिल उतना पेट्रोल सफिशिएंट नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वो पॉपुलेशन जो अभी राइजिंग इकॉनमी है, लोगों के पास नए नए स्कूटर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कारें नई नई आई हैं, एंड दे आर यूजिंग, है ना, खुले दिल से वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं कि जितना हो सकता है अपने जो पहले नहीं किया अभी उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से जो भी है, बट अभी नाउ इट इज़ असेंशियल हो गया, ज़रूरत हो गई इसकी। पॉइंट ये है कि अब बहुत ज़्यादा अगर कंजम्पशन होती है, और इंडिया में अगर कंजम्पशन एज इट इज़ भी रहती है, एट पार भी रहती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। 40-50 रुपये पर बैरल रहने वाला क्रूड ऑयल लगभग 115-16 से कम हो गया। आज मई में $106 पर बैरल पहुँच गया है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रेट है उसका। इंडियन गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस खुद से मैनेज कर लेगी, कितने खर्चे खुद से मैनेज कर लेगी, कितनी सब्सिडीज़ दे देगी, ये एक मेजर कंसर्न है। अगर वो जनता में इसको शिफ्ट करते हैं तो फिर जनता जो है, महंगाई आएगी, उसके बाद इन्फ्लेशन आएगा, फिर एक बार इन्फ्लेशन आ जाने के बाद फिर कम नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जांपल सरकार ने अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सब्जियों के रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, दूध वगैरह रिसेंटली महंगा हो ही गया, और बाकी सब चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जब इन सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, पर जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो इनके प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ये भी समझती है कि थोड़े दिन तक खुद ही बियर कर लेते हैं, पर गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है, कितने दिनों तक खुद वो बियर करेगी, कितना सब्सिडी से काम चला लेगी, कितने अपने खर्चे कम कर देगी। चलो खैर, इंपॉर्टेंट ये है वो जो भूरा गधा है डोनाल्ड ट्रंप ना, उसको भगवान अकल दे दे और वो इस वॉर से पीछे हट जाए, क्योंकि स्ट्रेस तो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी पर है। लेट्स सी क्या होता है। अब भगवान ने उसको जैसी मत दी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी का है, अमेरिका का भी और डोनाल्ड ट्रंप का खुद का भी। तो उसने अपनी जो डॉलर की जो वैल्यू थी उसको रीएस्टेब्लिश कर दिया वहाँ पर ना, कई सारी और नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें। चलो खैर आगे चल डिस्कस करते हैं, बहुत लंबी डिस्कशन है। The ongoing UN-Iran tension have led to the sharp rise of global crude oil prices, creating serious concern for India's inflation, economic growth, trade balance, fiscal stability. सब गड़बड़ है, exchange rate management सब गड़बड़ हो गया। As one of the world's largest crude oil importer, India remains highly vulnerable to the fluctuations of international oil prices. India's dependence on crude oil, 85% crude oil हम लोग बाहर से import करते हैं। Crude oil आप समझ रहे होंगे, पेट्रोल डीजल उसी से निकलता है, और 85% of this crude oil import requirement. Then उसके बाद white matters. This high dependency makes India vulnerable to geopolitical conflict, oil supply disruptions, global price shocks. Historical trend in crude oil prices के अंदर high price था 2011 to 14 के अंदर, highest prices थे crude oil के। Indian crude oil basket range between $106 to 114 per barrel. Low price 14 to 21 तक इसके prices low रहे, कितने nearly 1/3 of the earlier level, लगभग 40-50 डॉलर पर बैरल उसका रेट था। दिस पीरियड हेल्प इंडिया रिड्यूस इन्फ्लेशन होती है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम होती है, महंगाई कम होती है, मतलब इंप्रूव फिस्कल मैनेजमेंट होता है, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। करंट सिचुएशन क्या है, 115 यानी $100 पर बैरल से इसका रेट ज़्यादा हो गया है। इम्पैक्ट रिटेल फ्यूल प्राइसेस क्या इम्पैक्ट हुआ, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ध्यान रखना बेटा, जब भी इन्फ्लेशन आएगा
सारा गुस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उतरता है। हम लोगों ने 2013-14 में भी देखा, क्योंकि 13 में सरकार इन्फ्लेशन अपने पीक पर था, उस इन्फ्लेशन से नाराज होकर लोग दूसरी सरकार बनाते हैं। अभी कांग्रेस अपने लिए इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि शायद हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। इंडिया ये सोच रहा है कि वॉर नहीं बढ़े, एस्केलेट नहीं हो, या अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसा हमारा जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, यूएई के साथ हमारा एग्रीमेंट है, पाइपलाइन के थ्रू के क्रूड ऑयल पहुंच जाता है, गैस पहुंच जाती है, कुछ और पहुंच जाता है, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बट इट विल टेक टाइम, लंबा टाइम लगेगा, इसको अचानक से कुछ होने वाला नहीं है। और अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए है। हम लोगों ने 1971 में वॉर जीतने के बाद, योम किपर वॉर होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, योम किपर वॉर इजराइल और बाकी सब कंट्रीज़ के साथ, पेट्रोल सप्लाई जो है अफेक्ट हो जाती है, उसके बाद से प्राइसेस बढ़ते हैं। जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इंदिरा गांधी जो हीरो थी 2 साल पहले, अचानक से वो विलन हो जाती है, फिर जो अपोजिशन है वो एक्टिव हो जाती है ना, फिर इंदिरा हटाओ का नारा आता है। वो वैसा ही कुछ बाद में जब इन्फ्लेशन आएगा, जब किसी कंट्री की इकनॉमी हिलती है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। रीज़न उसके पीछे, अमेरिका हमेशा वीक इकोनॉमीज, वीक इंडिया की इकोनॉमी को ठीक चाहता है, पर वीक डेमोक्रेसी चाहता है जिनको वो इन्फ्लुएंस करके अपनी बातों को मनवा सके। ठीक, तो एक बेसिक रीज़न ये है अमेरिका का, इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाए। चलो खैर, उसका टारगेट हो सकता है ईरान नहीं हो, इनडायरेक्टली इंडिया ही हो। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, केरोसिन प्राइसेस, एविएशन फ्यूल टर्बाइन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो फ्यूल पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सभी चीज़ों में पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाएगा, फ्यूल बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। करंट प्राइसेस में पेट्रोल दिल्ली के अंदर ये रेट है, डीजल का ये रेट है, तो ये लगभग इंक्रीज हो गया, 2-3 रुपये और इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी डिलेमा है, द गवर्नमेंट हैज 2 choices। ऑप्शन 1 है पास द बर्डन टू द कंज्यूमर्स, हाई फ्यूल प्राइसेस, इंक्रीज इन्फ्लेशन, हाउस होल्ड स्ट्रेस, हर किसी के ऊपर वजन बढ़ेगा, उसका नुकसान क्या होगा। या फिर दूसरा है कि हायर सब्सिडीज दे दे उनको, फिजिकल डेफिसिट प्रेशर को मैनेज कर ले, इंक्रीज बोरोइंग को मैनेज कर ले। सरकार की भी लिमिटेशन है, कब तक करेगी। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन लिंक, इन्फ्लेशन प्रेशराइज टू क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन प्राइसेस राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन आएगा, जिसको मैंने डिस्कस किया था। अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन, माल भाड़ा सब महंगा हो जाएगा। और एक बार चीज़ें जब महंगी हो जाती फिर वो सस्ती नहीं होती, फिर आप मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया है, लोगों की जेब पर वजन उसका पड़ जाएगा। देन हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या कहता है, 11-14 में हाई था, तो उस टाइम पे होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया का 5.9 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9-10% था, इंक्रीज हुआ था। मतलब 15-16 में लो ऑयल था, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो गया था। 2021-22 के अंदर ऑयल रिबाउंड होता है, WPI सर्जेस टू 13%, होलसेल प्राइस इंडेक्स में तेजी आती है। देन वाई इन्फ्लेशन राइजेस, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्राइसेस, ये सब के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसान जो है डीजल चलाएगा, इंजन चलाएगा, तो फिर ट्यूबवेल चलेगा उसका, उसमें से जो निकलेगा, प्लस बाकी सब चीज़ों में प्रोसेसिंग में तेल खर्च होता है, ट्रैक्टर चलता है तो तेल खर्च होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि उसी से बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो दिस क्रिएट्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है इससे। आप लोगों ने इकोनॉमी की क्लास में इसको पढ़ा है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, एक डिमांड पुल होता है, दूसरा कॉस्ट पुश है, मतलब कि कॉस्ट बढ़ गई है। देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसके जो इफेक्ट होंगे वो सब जगहों पे आपको डोमिनो इफेक्ट होता है, सब जगहों पे मिलेगा। हाउ राइजिंग ऑयल प्राइसेस हर्ट ग्रोथ, हायर इनपुट कॉस्ट है, इंडस्ट्रियल फेस है, कॉस्टलियर ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट है, रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम है, कंज्यूमर स्पेंड मोर ऑन फ्यूल एंड एसेंशियल, रिड्यूसिंग सेविंग कम हो जाएगी हाउस होल्ड्स की। उसके बाद कंजम्पशन डिमांड है वो भी इफेक्ट होएगी। स्लोअर जीडीपी ग्रोथ, हिस्टोरिकली लोअर ऑयल प्राइसेस सपोर्टेड हाई ग्रोथ, पेट्रोल के प्राइसेस कम है, ग्रोथ रेट हाई है। हाई ऑयल प्राइसेस स्लोड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पेट्रोल के प्राइसेस हाई तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है, आपके पास सेविंग कम हो जाती है, बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है। अल्टीमेटली उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो सबके ऊपर बराबर मिलेगा फिर आपको। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है, 15-17 क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन अराउंड मिड $40 per barrel. India recorded growth above 8%. Impact on trade balance and forex. Why trade deficit increases? Trade deficit is equal to import minus exports. तो मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपका import 60 रुपया है और
एक्सपोर्ट आपका 40 है, तो इसका मतलब ये कि आप घाटे में हैं, ये डेफिसिट है, घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है। आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इनपुट कम होनी चाहिए। तो इस करके सरकारें कोशिश करती हैं कि बार बार आपको देखने को मिलता है स्वदेशी अडेप्ट करो, है ना, बी इंडियन बाय इंडियन। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था और नॉर्मली ट्रकों पे लिखा होता था बी इंडियन बाय इंडियन, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे। जितनी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो कहते थे उनको अवॉइड करो, क्योंकि इंडिया में इस तरह की कई सारी मूवमेंट चलती थी। चलो खैर, अभी क्या है कि अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ट्रेड डेफिसिट है। नेक्स्ट, सिंस इंडिया imports large volume of crude oil import bill rises sharply, current account deficit है, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, प्रेशर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज। तो पेमेंट तो आपको डॉलर में ही करनी है, कमा आप रुपये में रहे हो, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ जाएंगे? ऐसी कौन सी इंडिया कोई बहुत अलादीन के चिराग बनाता है जिसको बेचे पूरी दुनिया में, उसकी बड़ी डिमांड हो। ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, ना कुछ और, ना मोबाइल, ना, हालांकि वो इंडिया में 100% बनना शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बन के, बट असेंबलिंग ही होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इंडिया में। इम्पैक्ट ऑन रूपी एक्सचेंज रेट, तो रूपी डेप्रिसिएशन मैकेनिज्म है, हायर ऑयल इंपोर्ट इंक्रीजेस डिमांड फॉर यूएस डॉलर दिस वीक इन द रूपी। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या कहता है? रूपी एप्रिशिएट ओनली ड्यूरिंग 2016, 17, 20, 21 बोथ पीरियड हैड क्रूड प्राइसेस बिलो यूएस डॉलर 50 बैरल। इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फिटनेस, फिस्कल डेफिसिट प्रेशर था। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। कुल मिला के वही है कि सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे और कमाई कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और रेवेन्यू कम हो जाएगा। इंक्रीज सब्सिडीज, रिड्यूस टैक्सेस, बोरो मोर, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? हाई फिस्कल डेफिसिट है, इंक्रीज पब्लिक डेट है, रिड्यूस फिस्कल स्पेस है, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज एंड वे फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म मेजर्स, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यूज स्टोर्ड रिजर्व्स ड्यूरिंग क्राइसिस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल सोर्स, रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया। आरबी फॉरेक्स इंटरवेंशन क्या है? स्टेबलाइज रूपी वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करो, जितना अप एंड डाउन आ रहा है उसको स्टेबलाइज करो। अगर डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाने से हमारा एक्सपोर्ट जो है, डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो जाने से हमारी पेमेंट जो है वो और महंगी हो जाएंगी। ठीक, हमें और ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की पेमेंट जो है वो डॉलर में होती है और डॉलर आपको कमाना पड़ेगा या फिर आपके पास जो रखा है वो निकालना पड़ेगा। फिर सरकार के पास एक ऑप्शन हो जाता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दो। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब पेट्रोल महंगा होता है कुछ केसेस में लोग कम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बट फिर वही पॉइंट, उसका एस्पेक्ट दूसरा, महंगाई एक बार आ गई तो फिर जाएगी नहीं, दैट इज इन्फ्लेशन। एक बार आ गया फिर ज़्यादा नहीं। देन कैलिब्रेट फ्यूल प्राइसिंग है, प्राइसिंग बैलेंस बर्डन कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, फोकस ऑन सोलर के ऊपर फोकस करो, विंड लेके आओ, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर तुम ये कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के अंदर जो कर सकते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि यू स्टोर्ड रिजर्व्स ड्यूरिंग क्राइसिस। अब आपके पास जो स्टोर्ड रिजर्व हैं वो उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व कर लो बेशक, क्योंकि अगर आपको खुद कभी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपके पास कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों तक के लिए तो आपके पास पेट्रोल होना चाहिए ना। अगर हर जगह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो। बहुत ज़्यादा कंट्रीज से हम लोग पेट्रोल बाय करें, है ना, अफ्रीकन कंट्री से बाय करते हैं या यूएसए से बाय करते हैं। यूएसए का तेल बहुत महंगा पड़ता है हमें, आ तो वहाँ से भी रहा है, महंगा है बहुत, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना जो उसकी वो महंगी पड़ती है हमें। तो फिर उसके बाद कैलिब्रेट फूड प्राइसेस को कैलिब्रेट करो, आरबी फॉरेक्स इंटरवेंशन है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो किए जा सकते हैं मैकेनिज्म, बट ये थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो भी एक दिन में नहीं होने वाली, उसको भी कई साल लग जाएंगे। सोलर के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का, विंड एनर्जी पे फोकस है, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस है गवर्नमेंट का, प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑयल डिपेंडेंसी, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल गैस प्रोडक्शन है। कितना प्रोड्यूस कर लेंगे, है ही नहीं तो कहाँ से निकालेंगे। फिर वही पॉइंट है कुल मिला के जो हमने थोड़े दिन पहले क्लास में डिस्कस किया था कि पहुंचो बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये सबडक्शन जोन है, ये एरिया सबडक्शन जोन है। ये एरिया सबडक्शन, जहां दुनिया में सबडक्शन जोन है वहां पर ऑयल होता है, अपना खोजना पड़ेगा। बट यहाँ पर अंडमान निकोबार
एरिया को इंडिया वहाँ पर एक्टिव है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पर, बांग्लादेश का एक्टिव हो जाना, फिर कई सारे कंसर्न्स और हैं। इंडिया वहाँ पर अभी पहुँच के इतने बड़ी पंगे नहीं लेना चाहता। एनर्जी एफिशिएंसी, एनकरेज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस कंजम्पशन है। कंक्लूजन, rising crude oil prices remain one of the biggest microeconomic concern for India because the country is having import dependency. Sustained rise in prices can trigger inflation, slow growth, fiscal stress, rupee depreciation and trade imbalance. Therefore, India must adopt balanced strategy combining एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है, रिन्यूएबल ट्रांजिशन है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, फिस्कल प्रूडेंस है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी रिफॉर्म्स।